यहाँ आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी छीननी पड़ी है। लेकिन आज राजनीति का बदलता हुआ तुम देखो, कोई नेता लड़ना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता खिलाफ बोलना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता से गरीबों के हक की लड़ाई करना चाहता। और हालात ये है कि आपके सामने ही आपके लोगों को जुर्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है और सिर्फ आपकी कोई है कि कहीं आपका नंबर ना आ जाए। ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए घातक होती जा रही है। इसलिए आजाद समाज पार्टी जैसे संघर्षशील दल का और उसमें काम करने वाले मजबूत लोगों को आगे लाना बहुत जरूरी है। आजाद समाज पार्टी का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी। सरकारी नौकरियां खत्म कर दो, निजीकरण कर दो, सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों को बेच दो, लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाओ तो आपका कुछ वोट संगठित बना रहेगा इस पॉलिसी पे सरकार। और ऐसे में जब तमाम नेताओं ने हाथ कमर के पीछे बांध लिए हैं और लड़ने का रास्ता छूट गया, जिम्मेदार में कह रहे हैं तुम्हारा नेता बैठे हैं उस रात को गाँव में लगाने का सारा सामान करते हैं। अगर आपने ताकत लगाने की हिम्मत बनाने के साथ खड़े हुए तो जरूर है ये जालिम हुकूमत की सत्ता से बाहर हो जाएगी, गरीबों का राज आएगा, गरीबों का शासन आएगा। ये जनता ने ठान लेती है, तय कर लेती है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी ताकत दी है जिसे चाहे देखो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं पिछले वालों को बिल्कुल समझते हैं। अब ये जो लोग बैठे हैं तो उनके मन में साइड पे अपनी नेता को सुने, उसकी बात को उसको देखे, आज से आप में आज हमारी माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, तो इनकी भी इच्छा है कि वो अपने भाई को देखे तो आप सामने आ जाते हो ये समझते कि भाई हम तो नौजवान लड़के हैं, हमें कौन कुछ कहेगा, कोई शराब धोनी मार देंगे तो भाई ये विचार रखा नहीं है। भाई सभी लोग बुजुर्ग लोग क्या करेंगे वो आपके साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके मन में इच्छा तो है कि भाई आप लोग अनुशासन बनाना, इसलिए मैंने आपको हटने के लिए कहा, आपको खुद ही हट जाना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं मेरे की सरजमी पे अपनी बात को शुरू करने से पहले उन तमाम संतों और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ जिनकी वजह से आज हमें ये स्वर्णार्थ सम्मान मिला। मैं मानता हूँ भारत में किसी को कुछ भी मांगने से नहीं मिला, उसके लिए संघर्ष करने पड़े, उसके लिए आंदोलन करने पड़े, उसके लिए लाठियां खानी पड़ी, उसके लिए जेल जाना पड़ा, उसके लिए तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या सवाल है, यहाँ आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी छीननी पड़ी है, बलिदान करने पड़ेगी। मैं तथागत गौतम बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आमना राजसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, कोतवाल भगत सिंह गुर्जर, मानव साहब श्री काशीराम, संत राम जी प्रजापति, बाबू सिद्धराज चौरसिया, उन तमाम आजाद संघ के समतावादी मानवतावादी विचार के तमाम उन महापुरुषों को, चौधरी चरण सिंह जी को, सबको मैं इस पावन वर्ष से श्रद्धा के समर्पित करता हूँ। सामान्य साथियों, अभी की सरकार को जो लगता है और उसके नेताओं को भी आजादी 2014 के बाद, उससे पहले देश आजाद नहीं था, लेकिन सच ये नहीं, देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ये सर्व सच है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपने ही देश में खुद को आजाद महसूस नहीं करती, बिल्कुल नहीं कर रही है। उनके मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं और अगर अपनी पहली चिंता इस बात से शुरू करूंगा कि यूनिवर्सिटी में आना याद हो, जब मैं सहारनपुर में पढ़ता था तो इस यूनिवर्सिटी का जिक्र हाले बहाले हमारे सामने आता था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं इस बात का पक्का नहीं हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा बनाया जाए, चाहे हमारे पार्टी का कार्यक्रम क्यों ना हो या किसी और पार्टी कार्यक्रम हो, जहां मैंने ये विद्यालय है
यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर ये राजनीति करता बना तो मैं आपको लिख के देता हूँ, तो इसका मामला आएगा इस पूरे जिले को भुगतना पड़ेगा। विद्यालय विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, अस्पताल इलाज के लिए है, इबादत गाह इबादत करने के लिए, हर चीज को अलग अलग तरीके के लिए बनाया गया है। एक चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती और दूसरी चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती। जो इबादत घर है उनमें सियासत नहीं हो सकती है, और जो सियासत घर है उनमें इबादत नहीं हो सकती। ये जो नया नया सब कुछ बदला है, मैंने वहां बच्चों को देखा, मैंने छोटी छोटी पढ़ने वाली बच्चों को देखा, उनके मन पर किस तरह का असर पड़ेगा। किसी भी तरह के लोग राजनीतिक लोग नारा लगाते हैं, झंडा घुमाते हैं, ढोल बजाते हैं, क्या वो जो भविष्य हमारा तैयार हो गया है, क्या हम उसको राजनीतिक भेंट करा सकते हैं? यहाँ पे बताओ तो भले नहीं बताओ, आपने तो आज कैसे मैं तो मानता हूँ अगर विद्यालय में लोग राजनीति जाना चाहते हैं, और मैं छात्र संघ से निकल के आया, मैं बात को जानता हूँ। आज एक नई तरह की राजनीति भारत में है कि नेता का बेटा नेता बनना, जो विधायक बन गया उसका बेटा विधायक बनेगा, उसकी दावेदारी बनेगी, जो सांसद बन गया उसका बेटा सांसद बनेगा, जो चेयरमैन बन गया उसका बेटा चेयरमैन बनेगा। तो फिर ये संघर्ष करने वाले लोग वहां जाए भाई, लोकतंत्र में तो जो संघर्ष रहेगा जनता से प्राप्त नहीं होगी। अगर सारे ही परिवारों वाले नीचे के लोग के आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर संघर्ष करने वाला पार्टी नेता जो है, गांव देहात का नेता जो घर घर की समस्या को कैसे आगे आएगा, उसको बाद में मौका मिलेगा। पहले मौका मिलता था, शासन चुनाव होते थे, नौजवान संघर्ष करके छात्र राजनीति में आता था, पुलिस के सामने टकराना सीखता था, सरकार से विद्यालय के प्रशासन से अपनी मांग को रखना सीखता था, और मांगों के जरिए उसने संघर्ष की जवाब आती थी और उस संघर्ष की जवाब को बहुत बड़ा नेता बनाते थे। लेकिन आज शासन चुनाव बन करके गरीब गांव के छोटे छोटे परिवारों से आने वाले नेताओं का गला काटने की तैयारी सरकार की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब समय बदलेगा और ताकत कमजोरों के हिस्से में आएंगे तो शासन चुनाव बहाल कराए जाएंगे और ईमानदार से शासन चुनाव प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन असल में आप भी जानते हैं कि कार्यकर्ता बनाए क्यों जाते हैं। कार्यकर्ता सिर्फ सड़क पर संघर्ष करने के लिए नहीं बनाए जाते, कार्यकर्ता इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कार्यकर्ता कल लोगों की आवाज बने, लोगों की समस्या को दूर करने का काम करे, लोगों की ताकत बनने का काम करे, लोगों की हिम्मत बनने का काम करे। लेकिन आज राजनीति का बदलता हुआ तुम देखो, कोई नेता लड़ना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता खिलाफ बोलना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता से गरीबों के हक की लड़ाई करना चाहता। और हालात ये है कि आपके सामने ही आपके लोगों को जुर्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है, और सिर्फ आप ही को चुप है कि कहीं आपका नंबर ना आ जाए। ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए घातक होती जा रही। इसलिए आजाद समाज पार्टी जैसे संघर्षशील दल का और उसमें काम करने वाले मजबूत लोगों को आगे लाना बहुत जरूरी हो गया। जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था, आज मीडिया के साथी मुझसे पूछ रहे थे कि चंद्रशेखर भाई तीसरे पंचायत चुनाव में क्या होगा, और मैं बात उतनी कहता हूँ, कहते हैं आदमी को पैर उतनी खिलानी चाहिए जिसकी जरूरत चाहता था, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, ऊपर वाले को बुरा लग जाता। तो मैंने इससे कहा भाई मैं आज कुछ नहीं कहता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब तीसरे पंचायत चुनाव में रिजल्ट आएगा तो आप मेरी बात को याद रखना, आजाद समाज पार्टी का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी, इस बात को मेरी याद रखना। और मैं इस बात को भाई हमारा नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने भीम आदमी आजाद समाज पार्टी किसान चरण के रंगता मोर्चा किसान मोर्चा के तमाम नेताओं की मेहनत पे और संघर्ष के आधार पे मैं देखता हूँ किस तरह से हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, किस तरह से वो सुबह शाम लोगों की आवाज रखते हैं, कहीं किसी में मुसीबत आती है वो उसकी लाठी बनने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सांसदों को आना है। आज जब मैं आया, मेरे उधर से एक बहन मेरे पास आई कि भैया 3 महीने से हमारे कोई सुनवाई नहीं, आगे देख आए, मेरे को मैसेज दे दो, अभी भी यहाँ बैठे बैठे कई लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। पुलिस काम भी करना चाहे तो सरकार को कोई आवाज उठाए तो उठा देते। अभी आप देखो मेरे कितने साथियों को यहाँ मेरे
गुर्जर समाज के बहुत बड़ी संख्या में हमारे लीडरशिप यहाँ बैठे हैं। वो जब अपने माँ बापों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनको निर्दोष लोगों को धारा 151 में पहले थाने में अरेस्ट कर दिया, जेल भेज दिया 151 में, और बाद में बड़े नेताओं को लगा कि भाई 151 तो कम है, तो अगले दिन बाद एक और मुकदमा लगा दिया और फिर उनको जेल में करने के लिए मजबूर कर दिया। और जब मैंने घोषणा करी कि मैं जाऊंगा तो फिर सब लोगों ने चुनाव के लिए कहा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का वोट ज्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का वोट ज्यादा है, और उन कमजोर वर्गों के लोगों ने सारी पार्टी को आजमा लिया है, सबको ताकत दी है, लेकिन कोई उनके काम नहीं आता। जो बिना किसी पंक्ति की लड़ाई लड़ रहा है वो आजाद समाज पार्टी का का आंदोलन आज उनकी संख्या में उम्मीद और सबसे बड़ी ताकत मिली है। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि जब इसमें पंचायत चुनाव आएगा, याद रखना कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी हजार फतेहपुर में ऐलान किया गया सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हम जो पुराना मुद्दा है उसको तोड़ देंगे। 3 दिन पहले ऐलान किया गया, बड़ी संख्या में फोर्स लगी और हुआ क्या, पुलिस की मौजूदगी में सत्ताधारी पार्टी के नेता आए और उस ऐतिहासिक जगह को तोड़ दिया, नुकसान पहुंचा दिया, और वो हाथ जोड़ रहे पुलिस के। इतना खाती को तोड़ मैंने कहीं नहीं देखा जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने खाती के बाद को तोड़ कर दिया है। वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, मैं देख रहा था वीडियो में, टीवी में दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। एक समय था खाती के बाद से बड़े बड़े गुंडे घर में घुस जाते थे, पलायन हो जाता था, प्रदेश छोड़ देते थे, हाथ जोड़ते जोड़ते आजकल तो दिखावे के लिए आते हैं, अब तो दिखावे के लिए आते हैं, टीवी में वो बनाने के लिए लेके आया है। पहले बातचीत कर लेते हैं कि वो आया वो हाथ एनकाउंटर में करना ना है, लेकिन असल में तो वो तो बहुत छुट गई है। असल में जो क्रिमिनल्स हैं उनके तो बेचारे में आदमी में पापा उनको सस्ता रहना चाहिए। तो कानून में कह रहा हूं कि जो तरह के कानून जिन लोगों ने फतेहपुर में जिन लोगों ने हिंसा की उनमें से किसी में मुकदमा न दोगे, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन बरेली में जब वो ज्ञापन देने आए तो उनको लाठी से पीट पीट के इस तरह के हालात बनाए जैसे खंडर बच्चियों की चपले नहीं पड़ी थी, कपड़े नहीं पड़े थे, सब नहीं पड़ा था, और फिर मुकदमा लगा के 400 लोगों को जेल भेज के और सुबह ही रात घटनाओं सुबह ही अवैध निर्माण हो गया, बुलडोजर चल गया। तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। और भाई सुनने वाला ही समझ साहब कहां से आएगा सुनने वाला? जिनके कंधों में वोट देके नेता जिनको बनाना पड़ा है वो तो कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर क्या करेंगे, लेकिन अकेला चंद्रशेखर जब तक निर्णय लेता है फिर उसके बाद वो तमाम पार्टियों के खींचने लग जाती है, हम भी जाएंगे। मैंने मेरे दावे को कहा तो सारी पार्टियां कह रही है हम भी बिगड़ जाएंगे। तो भाई मेरे गांव से पहले कहा था आपको, मैंने बरेली में कहा तो सारी पार्टियों में नेता लगे हम भी बरेली जाएंगे, हम भी बरेली जाएंगे। तो भैया आप चले जाओ बरेली, मैं नहीं जा रहा हूं, आप चले जाओ भैया, आप चले जाओ चले जाओ। जब मैं कमेंट करता हूं मैं जाने की बात करता हूं तो ये सब कहने को लगेगा कि चंद्रशेखर मैदान में आ गया है। अब हम भी अनाउंसमेंट कर देते, जाना तो हमें है, पुलिस से बात करके मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2 तरह के कानून क्यों लागू हो गए। क्योंकि जो सत्ता में बैठे वो चाहते हैं कि धर्म की बात हो, जाति की बात हो, हिंसा की बात हो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात हो। अगर ये बात नहीं होगी और लोग खुशहाल होंगे तो क्या बात होगी? रोटी की बात होगी, कपड़े की बात होगी, मकान की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महिलाओं की मां की बात होगी, किसानों की आमदनी की बात होगी, खाद की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, लोगों के समाज की बात होगी, हक की बात होगी। हक की बात ना करे कोई, एजुकेशन की बात ना करे, हेल्थ सेक्टर पे बात ना करे, इसलिए कोई और बात ना हो तो धर्म की बात हो। ये ट्रेंड बन गया सत्ता में। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरठ में जो गलत मेरठ से शुरुआत के नेतृत्व में आ रहा, अगर देश मिलकर नहीं कर पाते तो फिलहाल का अंग्रेज कभी धरती को आजाद कर देगा? बताओ, कर देगा? अगर आज आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो आज की गुलामी है जो थोपी जा रही है इसके खिलाफ अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो ये गुलामी भी खत्म होने वाली है। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, भाईचारा है, वो आप अपने मजहब को मानो, वो अपने मजहब को माने, आपके धार्मिक आस्था आपके साथ है, उनकी धार्मिक आस्था उनके साथ है, सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। ऐसा माहौल अगर बन जाएगा तो ये सत्ता कुछ भी दिन टिक नहीं पाएगी ना आपको पाएगी।
क्योंकि ये सत्ता एक एजेंडे के साथ की है। और मैं आपको बताता हूँ वो एजेंडा क्या है। स्कूल बंद कर दो, सरकारी नौकरियां खत्म कर दो, निजीकरण कर दो, सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों को बेच दो, लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाओ तो आपका कुछ वोट संगठित बना रहेगा। इस पॉलिसी पे सरकार और ऐसे में जब तमाम नेताओं ने हाथ कमर के पीछे बांध दिए हैं और लड़ने का रास्ता छोड़ दिया, हमारे जनता ने कह रहे हैं तुम्हारे नेता बैठे हैं वो जान को गांव में लगाने का सारा सामना करते हैं। इसलिए सब लोग मुबारक के काबिल है कि कोई मुबारक की जाए, कोई है जो आपकी लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा है। और अगर आपने इसकी ताकत बनाने की हिम्मत बनाने के साथ खड़े हुए तो जरूर नहीं है कि ये जालिम हुकूमत की सत्ता से बाहर हो जाएगी और गरीबों का राज आएगा, गरीबों का शासन आएगा, सब लोगों के हाथ में। मैं बार-बार कहता हूं एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया जा रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 1 लाख स्कूलों में एक टीचर है, मात्र एक टीचर। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां हर स्कूल में मात्र एक टीचर। आप करता 5-6 सब्जेक्ट है, एक टीचर कैसे पढ़ाता 5-6 सब्जेक्ट को। और जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो किस गरीब का बच्चा आपको रोजगार करेगा, कैसे किसान परिवार के लोग मुख्य धारा में आएंगे। तालीम को खत्म करें, तालीम को जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, लोगों से उसके पढ़ने का अधिकार छीन लो तो मुझे दूर नहीं लोग गुलाम होंगे, गुलाम क्या लोगों ने स्वाभिमान समाज को चोट की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजर समाज के लोग हैं। गुजर समाज के लोग अगर भूल जाए तो इसको याद रखना है, लेकिन जितना अपमान गुजर समाज का किया है सरकार के द्वारा किसी समाज का नहीं किया। ये आपको तय करना है, आपको याद रखना किस तरह गुजर समाज के लोगों को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आपकी भूख आ सकता है, पानी रोकने नहीं सकता। इस सरकार ने आपके टोपी उठाने का काम किया, आपको अपमान करने का काम किया। और आप जानते हैं जब आपकी पकड़ को उठाने का काम किया तो तमाम नेताओं ने 2-4 दिन बाद आपके साथ कदम लगाया। चंद्रशेखर आजाद पहले घंटे से आपके साथ था, आपकी ताकत को देख रहा था। कभी आपका गुजर समाज के भाई का हाथ नहीं कोई ऐसे गुजर समाज के भाई की बात करो और मुस्लिम समाज के भाई बैठे इस तरह का आतंक का माहौल बना था। कोई पूछने वाला नहीं आया था। मेरे आज क्या क्या बड़े सरकार के नेतृत्व में लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने ऑर्डर किया और आपके 200 बच्चों जनता ने सत्ता आपको इसलिए नहीं दी बाबा के लोगों कि आप गरीबों को पीट पीट के मार सको। जिस दिन गरीबों ने आपसे मुंह फेर दिया 5 कलगस मार के आसपास घूमने लायक जरूरत नहीं पड़ा। ये जनता है, ये जनता है, ये जनता ने ठान लेती है, तय कर देती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यूनिवर्सिटी में ताकत दी है जिसे चाहे इस सम्मान को 2024 में मेहनत करके सम्मान में बदलने का काम आजाद समाज पार्टी नगीना ने करके दिखाया। और नगीना ने जो हमारी और वो शहरी हो गया, शहरी खत्म करके क्योंकि लोग जाते थे काम करने लगते थे। शहरी खत्म होने के बाद लोगों से मिलकर 4 बजे 5 बजे 6 बजे जाता था और फिर 1 घंटा मुश्किल से सो के फिर 7 बजे पानी के निकल जाता था। लोग उठते थे उनका कतरा लौटने के बाद को पूरी दिन देता था। और आपने देखो जब मैं जमा कर रहा था लोग कहते थे कि अकेला सेवक क्या करेगा, ये तो कहीं दिखाई नहीं देगा, ये तो कभी बोल नहीं पाएगा, ये तो किसी कोने में बैठा रहेगा। मैं आपको समझ जाता बिना जोर दबाव के आप बताओ क्या चंद्रशेखर आजाद कोने में बैठता है पार्लियामेंट में? क्या चंद्रशेखर आजाद किसी और से कम लोग हैं पार्लियामेंट में? कोई ऐसा है जिसे बताओ जिसको पार्लियामेंट में उठाया ना हो उत्तर प्रदेश का जवानों का मामला, भाषा बड़ी बहनों का मामला, भोजन नशाओं का मामला, चाहे मदरसा मौजूद खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, टीचरों की तनख्वाह का मामला, चाहे धार्मिक आयोजन में जो हमला होगा वो विषय हो, कोई ऐसा मामला नहीं जिसको पार्लियामेंट में मैंने उठाने का काम। हर मामले में बहुत का मामला, चाहे अभी रेजिमेंट का मामला, दूसरे रेजिमेंट का मामला, चाहे जवान रेजिमेंट को बाहर करने का मामला, मैंने सारे मामलों को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाने का काम किया। तो मैंने अपने जीवन में संकल्प किया है, उन्होंने मुझे वोट की ताकत दी है, मैं उनका मैं विचार करूंगा और मैं आपको कह रहा हूँ आज हालात ये मैं वापस जाता हूँ। आइए उनको पीट के मानते
आपके एडी लेवल का अधिकारी जो है वो सुसाइड कर लेता है, 9 दिन तक उसकी डेथ बॉडी घर में सबकी रहती है। कल उसका बड़े मुश्किल से दुर्घटना हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर जूता फेंक दिया जाता, जूता। इस देश के इतिहास में 2 चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया। एक पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस बने थे हिदायतुल्लाह साहब, उन पर जूता फेंका गया। यहाँ दलित समाज के जो है मुस्लिम समाज के चीफ जस्टिस बने हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये जूता फेंकने की हिम्मत कहां से आती है? ये जूता फेंकने की हिम्मत आती है हम क्या हाथ में आती है कि हम इनमें कुछ भी नहीं, किसी पद पर बैठ जाए हम इनके ऊपर जूता भी फेंक सकते हैं और इसमें ये इनको हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। ये हिम्मत कहां से आती है? इसलिए मैं कह रहा हूं, लूटे बेटे सताए हुए गिरे पड़े लोगों समझदारी दिखाओ। वो कहते हैं ना हम सफर से निकलेगा ना हम मस्जिद से निकलेगा, हमारे गांव का कांटा हम ही से निकलेगा। समस्या हमारी है, समस्या हमारी है तो मैं तो आपको कह रहा हूं, आपने सबको मौका दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हमने 200 पे टिकट निकाले, 2022 से हारने वाला की मेहनत करनी शुरू की। हमने 200 पे टिकट निकाले, एक महीना में जीता और बाद में 6 दिनों में तय हुआ कि एक और लड़ जाए, क्योंकि मीडिया के प्यार करने वाले मेरे भाई मानदार को 50 पार्टी कहते हैं, आजाद समाज पार्टी तो पश्चिम की पार्टी है। तो वहां नेपाल में बॉर्डर पे सिद्धार्थ में लोकसभा में काम किया और 6 दिन के चुनाव में 80,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी का सिद्धार्थ को मांगे। ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आप पहले में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारे कुछ काम मेहनत कर रहे हैं, हापुड़ में मेहनत कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे प्रदेश के लोग इस अन्याय को जो अन्याय होगा उस अन्याय को खत्म करने के लिए लगातार। और मैं तो मेरे के लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। मैं आ भी नहीं पाया था चुनाव में, ये लोकल बॉडी के चुनाव हुए तो भी पार्षद 3-4 दिन पार्षद उन्होंने हमें जिता के दिए हैं। मैं तो मेरे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो तमाम बड़े सत्य थे, हालिया में गाजी, प्रकाश चौधरी, राजस्थान, नानी, मोहम्मद सानू, आजाद था, शाहरुख अली, फैसल था, सलमान गहरी, राजेंद्र खान, आदिल राय था, तारिक बसर साहब, मुसाद अली साहब, सावत अहमद साहब, सोहेल खान, सलमान कुरैशी, साजिद शेख, जावेद अलवी, अमजद ठाकुर, हाजी जुनैद सैफी, रजा यूसुफ, इस्लामाबाद से, इकबाल अब्बासी, वसीम अली, कारिया से, शमशाद और मेरा भी फोटो सोने में। ये जब तमाम लोग यहाँ, इनको कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, बचाना पड़ेगा अपने प्रदेश को, इन आजादों को। जब देश में राजतंत्र था, राजा महाराजा राज करते थे, तलवारों के बंदूक चलता, बंदूक चलती थी, गोली चलती थी, लाठी चलती थी, तलवारें चलती थी, तोप चलती थी, हजारों लोग मर जाते थे सेना के सामने, कितना राज चलता था। और संविधान ने मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना आसान कर दिया, आपने दिल्ली में ताकत दे दी, बटन दबाओ राज कर दो, बटन दबाओ राज कर दो, संख्या आपके पास। लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन, का वोट का राज होगा। अगर ये काम भी करते हैं राज नहीं करना चाहते हो तो मैं नहीं मानता कि ये गुलामी आपसे दूर है। ऐसा लगता है कि आप गुलाम। ऐसे बात सरकार चलाने की बात नहीं है, बंदूक चलाने की, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, धर्म को किसी को नहीं करना है, बस लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना, भाईचारा बनाना है। और काम करने वाले हम लोग हैं, 24 घंटे के वर्कर। अगर हम सब लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम सब लोग जनता के लिए जाएंगे तो कौन जाएगा? अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे तो कैसे करेंगे? इतने नेता की फोटो लगी है, अगर ये साल के 100 दिन भी काम कर रहे तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी घर ऐसा नहीं होगा पूरे मेरठ में जिस तक हमारी बात नहीं चल जाएगी। और जितनी बात चलेगी मैं लिख कर देता हूँ, चाहे उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात दे जाने की मैं मानता हूँ, कुछ सामान्य लोग काम नहीं होते, फिर वो किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं, फिर वो आजाद समाज पार्टी मैं नौजवान नेताओं को कहना चाहता हूँ, वो फोटो वीडियो के चक्कर में ना पड़े।
वो मिशन की भर्ती में संघर्ष की भर्ती में खुद को मेहनत करें, पढ़े सीखे। अगर उनको आगे बढ़ना है तो वो ये मत सोचे कि कहीं से किस कोने से मेरा फोटो हो जाए। रील नहीं होती है, रील होती है। आपको रील बन के आपका काम नहीं चलेगा, आपको रियल बनना पड़ेगा, आपको मिशन की भर्ती में करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आपको पसीना बहाने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको भूखा रहने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको संघर्ष करने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको अपमान करने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको धूल मिट्टी के साथ आप रहने नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।